हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स सितंबर 2020 का पार्ट 3। अब ये सेशन आप देख रहे हैं, हिंदी मीडियम का सेशन है, आप ये देख पा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में सेशन देखना चाहते हैं तो हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी सेशन रिकॉर्ड करते हैं फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स। वी अपलोड ऑलमोस्ट ऑल द सेशंस इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं देखिए, नहीं है तो आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देख सकते हैं। लाइक का बटन बच्चों दबा दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आपको सब समझ में आता है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी क्योंकि मैं इतना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ आपके लिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाती हूँ, तो आप एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे। इतना तो मैं पक्का आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करते हैं सब्सक्राइब बटन के साथ नए बच्चों, तब आपके पास नोटिफिकेशन आता है जो भी नया वीडियो विद्या गुरु अपलोड करेगा उस सब का। क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं आज तो आप खुद ही पता लगाओ, क्योंकि आपको ये देख करके सुन करके एक एक क्वेश्चन सुन करके खुद से रियलाइज होगा। अगर आप खुद नहीं भी पढ़ते होगे करंट अफेयर्स कहीं भी किसी और सोर्स से, तब भी आप ये पता लगा पाओगे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, पक्का है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रणब मुखर्जी जी की किताबों के बारे में, यूएस ओपन डिस्कस करने वाले हैं, आरबीआई ने क्या क्या नई गाइडलाइंस रखी हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सारी मीट्स हुई हैं उनके बारे में। अब पता चल गया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए पूरा सेशन एंड तक। पहला क्वेश्चन, यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एम्बेसडर किस चीज के लिए? चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करने के लिए हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड आयुष्मान खुराना ये बन गए हैं यूनिसेफ के एम्बेसडर। किस चीज के लिए बोला मैंने? प्रमोट करने के लिए चाइल्ड राइट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अब जो अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं हमारे अर्स्टवाइल मतलब हमारे पहले पुराने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनका देहांत हुआ, इनकी डेथ हो गई। ये 13th प्रेसिडेंट थे। इनकी लिखी हुई किताबें, क्योंकि ये खुद स्कॉलर थे इतने बड़े, हम कह रहे हैं इनकी लिखी हुई किताबें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगता है कि मैम ने 5-6 नाम बता दिए, उन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो आपको बता दूं, आप इनमें से 1-2 किताबों का नाम ना गूगल पे लिख दीजिएगा, अमेजोन का लिंक खुलेगा और अमेजोन के लिंक पे आपको इतनी ढेर सारी और भी किताबें मिल जाएंगी। तो अगर आप नाम और याद करना चाहो अपार्ट फ्रॉम दीज जो आपकी स्क्रीन पर हैं, उसके अलावा आप याद कर सकते हो, क्योंकि इनमें से एक किताब पक्का पक्का आपके एग्जाम में आएगी। प्लीज याद रखना और ध्यान से अब सुनना। प्रेसिडेंशियल ईयर, द प्रेसिडेंशियल ईयर, उनकी एक इंपॉर्टेंट किताब का नाम। द कोलिशन ईयर्स, उनकी एक इंपॉर्टेंट किताब का नाम। द टर्ब्यूलेंट ईयर्स, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, द ड्रामेटिक डेकेड, बियॉन्ड सर्वाइवल, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सारे क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस यूएस ओपन के बारे में। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि यूएस ओपन हो कैसे रहा है, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो यूएस ओपन हुआ है, आपको बता दूं, बड़े प्लेयर्स ने पार्ट भी लिया है, रिजल्ट भी आया, विनर्स भी डिक्लेयर हो गए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम हम कह रहे हैं मेन सिंगल्स का टाइटल लिफ्ट करने वाले डोमिनिक थीम ने मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। ये ऑस्ट्रिया के हैं, बहुत फेमस है, आपने इनका नाम पहले भी सुना है। तो यूएस ओपन मेन सिंगल्स का टाइटल जीतने वाले डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने डिफीट किया, हराया है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, और ये जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर। अब बढ़ते हैं विमेन सिंगल्स के ऊपर। अब जब विमेन सिंगल्स आप देख रहे हैं तो नाओमी ओसाका, ये भी फेमस है ना, आपने इनका नाम भी बहुत बार सुना है, क्योंकि कितने सारे टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं जिनके अंदर नाओमी ओसाका कितनी बार जीतती हैं। तो नाओमी ओसाका जापान की है, थोड़ा नाम से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो नाओमी ओसाका जापान की है, इन्होंने विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता और हरा करके किसको जीता? विक्टोरिया अज़रेंका को। विक्टोरिया अज़रेंका बेलारूस की है, विमेन सिंगल्स टाइटल जीतने वाली नाओमी ओसाका। बार बार मेरे नाम बोलने पर परेशान मत होइए, आपको याद नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, इसीलिए 3-4 बार बोलती जाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंस डबल्स में 2 पुरुष है जो खेल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं 2 मेन, मेट पैविक और इसके अलावा मैंने कहा ब्रूनो सुआरेस।
नेट पाविक, he's from क्रोएशिया, और ब्रूनो सुआरेस हैं, ये ब्राजील के हैं। तो इन दोनों ने मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। विमेन्स डबल्स की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हुए सुनिएगा। विमेन्स डबल्स जो है लॉरा सीजमंड ये जर्मनी की हैं, और वेरा ज़्वोनरेवा ये रशिया की हैं। इन दोनों ने लॉरा और वेरा ऐसे तो याद हो ही जाएगा मुझे लगता है। तो लॉरा और वेरा ने विमेन्स डबल्स का टाइटल जीता है। अब मिक्स डबल्स, अब आप कहेंगे मिक्स डबल्स में तो कोई नाम ही नहीं लिखा आपने। कारण है इस बार मिक्स डबल्स हुआ ही नहीं। मिक्स डबल्स का मतलब जहां एक मेल और एक फीमेल दोनों एक साथ खेलते हैं, हम कह रहे हैं मिक्स डबल्स यूएस ओपन में इस बार नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप रैंकिंग 2019। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, चल 2020 रहा है, आपको लगेगा 2019 मैम पढ़ाने लग गई बीच में कुछ भी। 2019 की रैंकिंग्स डिक्लेयर की गई हैं अभी, इसीलिए आपको मैं पढ़ा रही हूं। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है खुद पता लगाइए। स्टेट्स के अंदर एक, यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक, सारी स्टेट्स सारी यूनियन टेरिटरीज में एक। हम कह रहे हैं तो स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट गुजरात, यूनियन टेरिटरीज में बेस्ट यूनियन टेरिटरी, बेस्ट परफॉर्मर यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी, गुजरात स्टेट बेस्ट परफॉर्मर्स रहे ये स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अच्छा, यहां नाम से शायद थोड़ा पता लगा पाएंगे कि बिजनेस करना कहां आसान है, मतलब कहां पे प्रोपिशियस फेवरेबल पॉलिसीज हैं, ईजियर रहता है। तो ईज वर्ड से थोड़ा सा समझ लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के हिसाब से आंध्र प्रदेश ने अपना पोजीशन रिटेन किया। आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बना रहा। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे तेलंगाना। मैंने क्या कहा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। तो ये 3 स्टेट्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 के हिसाब से टॉप 3। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं, थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स जो है बहुत सारे आ रहे हैं, आपको बता दूं। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, न्यू कैटेगरीज हैं जो ऐड की गई हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो हमें लगता है कि अगर खेती के लिए, कृषि के लिए अगर लोन दिया जाएगा तो या ऐसे किसी टाइप को एमएसएमई को लोन दे दिया जाएगा तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कुछ और एडिशंस किए गए हैं, कुछ और नई कैटेगरीज ऐड की गई है कि अगर बैंक इनको भी लोन दे देगा तो भी हम उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मान लेंगे। स्टार्टअप्स, अगर बैंक लोन दे रहा है स्टार्टअप्स को, कितने तक का, 50 करोड़ तक का अगर लोन देता है बैंक स्टार्टअप्स को, तो हम कह रहे हैं ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ही माना जाएगा। अगर हम बात करें लोन्स फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाना है, इसके लिए भी लोन दे दिया जाए तो भी किसके अंदर माना जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ही माना जाएगा। अगर लोन दिया जाए फार्मर्स को किस चीज के लिए, सोलर प्लांट्स लगाने के लिए, सोलर प्लांट्स फॉर ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स लगाने के लिए, ये इसके लिए भी लोन दिया जाएगा तो भी वो किस में कंसिडर हो जाएगा, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसिडर हो जाएगा। भूलिएगा मत, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कुछ डिसाइड किया जाता है परसेंटेज, आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक को इतना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालना है, इनको लोन देना है। तो यही बात चल रही है कि उसके अंदर न्यू कैटेगरीज है। फिर से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रहे हैं दोबारा से। अब यहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिवाइज क्या है, आरबीआई ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। कहा है कि लोन लिमिट को डबल कर दे, अगर ये डबल कर दिया, कह रहे हैं कि लोन लिमिट डबल कर दिया। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के केस की, रिन्यूएबल एनर्जी है, लोन लिमिट डबल कर दिया।
कह रहे हैं अगर क्रेडिट लिमिट डबल फॉर, वर्ड अलग अलग लिखने से कंफ्यूज मत होइए कि लोन की ही बात कर रही हूँ, क्रेडिट बोल रही हूँ, लोन बोल रही हूँ, वो तो मैंने ऐसे थोड़ा स्टाइल मारने के लिए लिख दिया कि लोन लिमिट, क्रेडिट लिमिट, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो क्रेडिट लिमिट लोन लिमिट है, डबल कर दिया है इसको हेल्थ इंफ्रा के लिए भी। दोबारा सुनिए, लोन लिमिट डबल कर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी अभी सोलर प्लांट के बारे में पढ़ तो रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो वाली रिन्यूएबल एनर्जी वैसी वाली हम बात कर रहे हैं कि लोन लिमिट डबल कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, लोन लिमिट डबल कर दिया है हेल्थ इंफ्रा के लिए भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आयुष्मान भारत वाले भी इंक्लूडेड है। हायर क्रेडिट फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज, इनके लिए भी हायर ज्यादा लोन देने की बात हो रही है, और डबल कहां पे करने की बात हो रही थी, हेल्थ इंफ्रा में और रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा जल्दी से याद करते हैं, यहाँ पे तो काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, तो कुछ नया नहीं बता रही हूं, आपको पहले से ही पता है। ये भी हुई है जी, नेवल एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवी वाली एक्सरसाइज किसके बीच में, इंदिरा है तो IND कभी नहीं भूलेगा, इंडिया, RA रशिया, तो इंदिरा मतलब इंडिया और रशिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज है हुई है। इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप इंदिरा कभी नहीं भूलोगे, IND इंदिरा है और RA रशिया है। हम कह रहे हैं ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज जो बे ऑफ बंगाल में हुई। अगला क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट इंक्रीज टू 74%। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चे कम समझते हैं ये चीज, इसीलिए कुछ थोड़े से शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ये कह रही हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट से इसकी लिमिट को बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। बट किस सेक्टर में, हम सिर्फ यहां पर डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में जो FDI है इट इज वेलकम्ड। तो कितना, 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हो सकता है डिफेंस सेक्टर में। बट इंपॉर्टेंट यहां पर ये है अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई फॉरेन से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हर बार गवर्नमेंट की RBI की परमिशन नहीं ली जा सकती, थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है, हम उसे कह रहे हैं ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 वाला अभी मिला है, डेविड एटनबरो को मिला है, और डेविड एटनबरो ब्रिटिश नेचुरल हिस्टोरियन है। इसी तरीके से याद होगा आपको कि ब्रिटेन के नेचुरल हिस्टोरियन है, ब्रॉडकास्टर है डेविड एटनबरो। इन्हें 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी पक्का आने वाला है, आप देख लेना। CCO की बात हम कर रहे हैं तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है ये, चीफ क्रेडिट ऑफिसर तो आपको बिल्कुल ही नहीं बोलना है। कंप्लायंस का मतलब हम यहाँ पर फॉलो करने की बात कर रहे हैं, कंप्लायंस का मतलब आप ओबीडियंस वाला समझिए, फॉलो करने वाला समझिए। हम कह रहे हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, RBI की नॉर्म्स के अनुसार चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होगा। अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा तो हम कह रहे हैं, देखिए कंप्लायंस हर बैंक को कुछ रेगुलेशंस फॉलो करना होता है, तो इस चीज के लिए उनको अगर कोई इंसान, कोई चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मिल जाएगा उस चीज की देखरेख के लिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो RBI के नॉर्म्स के अनुसार चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जिसका टेनर, जिसका टेन्योर, जिसका कार्यकाल 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 3 साल के लिए हम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। ये RBI के अनुसार बैंक्स की बात की जा रही है, जिसकी एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के लिए 55 सेट की गई है मैक्सिमम। अब एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा है, बोल रहे 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना भी कहां चाहिए, बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज में। सीधी बात है ना, कहीं और से तो एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो नहीं रखेंगे उसको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो कह रहे हैं मिनिमम बैंकिंग, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, हम कह रहे हैं इसके अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस उस बंदे को होना चाहिए। रिपोर्ट किसको करेगा, MD को रिपोर्ट करेगा,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को रिपोर्ट करेगा, हम कह रहे हैं एमडी एंड सीईओ को रिपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ ये ऑप्शनल है, ये बैंक का डिसीजन है कि बोर्ड ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को भी रिपोर्ट करेगा। एंड और को ध्यान से पढ़िए, एमडी एंड सीईओ और बोर्ड एंड ऑडिट। अच्छा, आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आप किसी को रिपोर्ट करते हो ना, आप वहां पे 2 लोगों को रिपोर्ट करते हो, 3 लोगों को रिपोर्ट करते हो, या सिर्फ 1 को रिपोर्ट करते हो। बस वही वाली बात चल रही है कि अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा तो वो किसी को रिपोर्टिंग उसकी होगी, तो वो रिपोर्टिंग एमडी को सीईओ को होगी। साथ ही साथ ये ऑप्शनल है, बोर्ड ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है, मतलब हो भी सकती है। एंड और ऑप्शनल। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अब यहां से स्टार्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका डिटेल मैं आपको स्टार्ट में दे रही थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे बहुत सारी इनकी मीट्स डिस्कस करने वाले हैं हम। डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट, फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट, ये सब डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। तो डिफेंस मिनिस्टर का अगर मीट हुआ हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, हम कह रहे हैं बीजिंग हेडक्वार्टर्स वाला, तो हम कह रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर मीट हुआ है डिफेंस मिनिस्टर्स का, तो इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ही तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो नाम पता चल गया, हम कह रहे हैं राजनाथ सिंह ने इंडिया की तरफ से डेलीगेशन किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया को। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पक्का कंफ्यूजन होगी और दोबारा से फिर से होने वाली है। आपको लग रहा होगा हम तो कहीं नहीं निकल रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, मीट कर रहे हैं, और अब आप कहेंगे नहीं ये तो फिर वर्चुअल मीट होगा। जी नहीं, ये वर्चुअल मीट बिल्कुल नहीं था। मैं आपको पहले बता दूं ये वर्चुअल मीट नहीं था, क्योंकि आप न्यूज की हेडिंग में पढ़ रहे होंगे कि राजनाथ सिंह ने कल लैंड किया मॉस्को में, या फिर एस जयशंकर ने लैंड किया रशिया में, ऐसी न्यूज आप सुन रहे होंगे। तो आपको बता दूं ये वर्चुअल मीट नहीं था। मॉस्को रशिया में हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह थे जो इंडिया का डेलीगेशन कर रहे थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीट है इसका वेन्यू भी मॉस्को रशिया है। तभी तो मैंने बोला एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्टर हैं। तभी तो फॉरेन मिनिस्टर्स की जब मीट हुई तो एस जयशंकर ने इंडिया की तरफ से अटेंड करी, मॉस्को रशिया उसका वेन्यू। अगला क्वेश्चन फिर से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट, वेन्यू इंडिया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये भी हो गई, रशिया भी आप बोल रहे थे, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। वो हम बात कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट, यहाँ पे हम कह रहे हैं कुछ होने वाला है। वो क्या है? वो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट होगा, इंडिया इसको होस्ट करेगा, और ये 30 नवंबर इसका लगभग डेट बताया जा रहा है कि 30 नवंबर इस बार इंडिया इसको होस्ट करेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट वाज अबाउट इंडिया, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं जी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये किताब का नाम है, ध्यान से पढ़िए, ऑथर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, फेमस हिस्टोरियन, हम जानते हैं इनके बारे में। तो रामचंद्र गुहा की लिखी हुई किताब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। करण जौहर ने भी एक किताब लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये किताब भी इंपॉर्टेंट लग रही है, नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे मैंने वर्ड वर्चुअल छोड़ा नहीं है, आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन वर्चुअल मीट भी कोई ना कोई तो होस्ट करता ही है ना। तो होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया, कौन सी वर्चुअल मीट है? अब ये असली वाली नहीं है, ये वर्चुअल ही है, इसलिए मैंने वर्चुअल वर्ड ऐड किया जानबूझ के। G20 वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट, तो G20 के एजुकेशन मिनिस्टर्स का मीट जो वर्चुअली हुआ, जिसे सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया, अटेंड किया इसे इंडिया की तरफ से रमेश पोखरियाल निशंक जो पहले HRD मिनिस्टर थे, जो अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। तो आपको लग रहा होगा इन्होंने मिनिस्ट्री चेंज कर ली, इनको नई मिनिस्ट्री मिल गई। जी नहीं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं पहले बच्चों कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है पहले HRD मिनिस्टर थे, एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। इसीलिए अब ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD नहीं कहलाए जाएंगे, अब ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाए जाएंगे ना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर्स का मीट अटेंड किया। G20 का सऊदी अरेबिया ने जिसे होस्ट किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए जरा। 5th मतलब 5वें नंबर का, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट। तो कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? प्रहलाद सिंह पटेल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये हैंडल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। तो प्रहलाद सिंह पटेल है ये, जिन्होंने इंडिया का डेलीगेशन किया। इंडिया का डेलीगेशन किया मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया। प्रहलाद सिंह पटेल ने 5वें ब्रिक्स के कल्चर मिनिस्टर्स के मीट में, जो रशिया ने ही होस्ट किया था। अगर आप इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए कि उनके ऊपर कोई और यूनियन मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर, MP नहीं है जिसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन, G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट अटेंडेड बाय संतोष कुमार गंगवार। G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स का मीट है जो संतोष कुमार गंगवार ने अटेंड किया इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं और ये भी इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसको भी आपने याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष कुमार गंगवार है और इन्होंने G20 के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स का मीट अटेंड किया। आज आपको पक्का लग रहा होगा कि मैंने आपको जबरदस्ती सारे मिनिस्टर्स के नाम याद करा दिए, लेकिन आप खुद समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट मीट्स हैं जो ये हुए हैं, कितने इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। तो मेरे लिए मजबूरी था इन सबका नाम आपको याद कराना, बट प्लीज आप याद कर लेना क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा इतनी सारी मीट्स हो गई, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेते हैं। पहले तो 5 सितंबर, टीचर्स डे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे विश नहीं किया। 5th सितंबर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको अगर इसको परमानेंटली अपने दिमाग में बिठाना है कि 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी क्यों है, तो मैं बता दूं आपको, कमेमोरेट करना है मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, उसकी याद में 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की तरह UN ने डिक्लेयर किया है, ऐसे ये मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इस बार 12 सितंबर को था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार 12 सितंबर को होता है, क्योंकि आपको बता दूं कि हर सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, हर सेकेंड सैटरडे, दूसरा सैटरडे सितंबर का ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की तरह। तो आपको ये भूलना नहीं है। मैं यहाँ पे रैप अप कर रही हूँ। हिंदी का सेशन समझ नहीं आया था तो इंग्लिश वाला देख लीजिए। समझ आ गया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।